Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर। हम लोग कल बात कर रहे थे आपके टर्माइट के बारे में। ठीक है, टर्माइट में भी हम लोगों ने बात की थी कल, दो समूहों में जब हमने टर्माइट को बांटा था। कितने समूहों में? दो समूहों में इसे हमने बांटा था। पहले इसका एक लीनियर डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। लीनियर डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग भी, कि इसे हम दो समूहों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फर्टाइल, फर्टाइल कास्ट, एंड सेकेंड इज स्टेराइल कास्ट। ठीक है, फर्टाइल कास्ट को फिर से हम डिवाइड करेंगे टूल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव एंड सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव। स्टेराइल कास्ट को फिर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज वर्कर एंड सेकंड इज सोल्जर। ठीक है, सोल्जर को फिर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। मैंडिबुलेट सोल्जर एंड नॉन मैंडिबुलेट सोल्जर, यानी कि ठीक है। यहां पर हमने अब इसका लीनियर डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसे आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। फर्टाइल, फर्टाइल कास्ट मतलब जननक्षम जाति। ठीक है, स्टेराइल कास्ट मतलब बंध्य जाति। ठीक, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव मतलब प्राथमिक प्रजनक। ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव मतलब पूरक प्रजनक। वर्कर मतलब श्रमिक, सोल्जर मतलब सैनिक, मैंडिबुलेट मतलब चिबुकी, चिबुकी सैनिक, और नॉस्ट मतलब होता है, इसका हिंदी बोलते हैं हम तुंड सैनिक। इसे बोलते हैं हिंदी में हम तुंड सैनिक। ठीक है, यहां पर ये आप अब लीनियर डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जब हम बात करते हैं क्लास टर्माइट के बारे में, ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा। टर्माइट को पहले हमने दो समूहों में विभाजित किया था, स्टेराइल कास्ट एंड फर्टाइल कास्ट एंड स्टेराइल कास्ट। ठीक है, फर्टाइल कास्ट में आपके कौन से आते थे? आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव एंड सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव। देखिए, फर्टाइल है मतलब जननक्षम तो है, ये दोनों ही प्रकार के जो प्रजनक हैं वो जनन क्षमता तो रखते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? पहला अंतर,
इन दोनों में जो पंख उपस्थित होते हैं ये होते हैं आपके दीर्घपंखी मैक्रोप्टेरस, वहीं ये होते हैं लघुपंखी। ठीक है, वहीं जब हम बात करें इनके पंखों के बारे में तो पंख कैसे होते हैं, इनके पारदर्शक होते हैं। ठीक है, अभी क्या बताया था, ये आपके जनन क्षमता तो रखते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं मतलब पूरक प्रजनक जो हैं, ये किस किस का निर्माण करेंगे, ये अपने जनरली श्रमिक वगैरह का निर्माण तो करते हैं, लेकिन इनमें ये जनरली करते हैं आपके अर्भक का निर्माण। अर्भक मतलब निम्फ जनरली इसमें बना करते हैं, और जिसमें ये क्या करते हैं सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव, ये हमेशा अपनी कॉलोनी नहीं बना सकते हैं। अगर ये चाहें, देखिए प्रजनन तो कर रहे हैं ना, ये तो प्रजनन कर रहे हैं, इट मीन्स ये अपनी एक अलग कॉलोनी बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये मेन में नहीं आएंगे कभी, ये थोड़ा सा मतलब उनका सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सिर्फ सपोर्ट तो कर सकते हैं इनके कॉलोनी बनाने में, लेकिन अपने पूरी तरीके से ये कॉलोनी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जनरली अर्भक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कल आप लोगों को बताया गया था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव के बारे में कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव में कौन आते हैं, राजा व रानी, मतलब क्वीन एंड किंग, है ना, किंग एंड क्वीन आते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते थे, रॉयल कपल के नाम से जानते थे, जिसे हम, है ना, रॉयल कपल के नाम से जानते थे ना। तो रॉयल कपल किस में आते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव में आएंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव मतलब प्राथमिक प्रजनक में आते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक प्रजनक है। प्राथमिक प्रजनक से मतलब ये मेन प्रजनक होते हैं जो कॉलोनी का निर्माण करते हैं। कॉलोनी का निर्माण के लिए क्या करते थे, ये हमेशा ये एक कामद उड़ान भरते थे, जिसके बाद में लाइफ साइकिल तो बताई जाएगी पूरी। ठीक है, तब सब लगभग कल बताया भी था मैं लाइफ साइकिल के बारे में, तो काफी कुछ है ना। तो प्राथमिक प्रजनन में कौन कौन आते हैं, राजा व रानी आते हैं, जो बाद में क्या करेंगे, इसमें ये जनन क्षमता भी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो राजा और रानी होते हैं, रॉयल कपल जो है, ये अपनी पूरी कॉलोनी बनाने में सक्षम होते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव पूरक प्रजनक जो होते हैं वो कभी भी अपनी कॉलोनी का निर्माण खुद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्टेराइल कास्ट। स्टेराइल कास्ट मतलब ये बंधे होते हैं। बंधे मतलब ये जनन क्षमता नहीं रखते, ये कभी भी जनन क्षमता युक्त नहीं होंगे, इसीलिए ये स्टेराइल कास्ट में जनरली क्या आते हैं, वर्कर एंड सोल्जर आया करते हैं। वर्कर मतलब श्रमिक और सैनिक, ये दोनों ही आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें श्रमिक के बारे में तो श्रमिक, इसमें श्रमिक की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि हनी बी में श्रमिक की संख्या सबसे ज्यादा होती थी, है ना। क्यों, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं, जो हम हनी बी की बात करें तो श्रमिक का काम सारा होता था, जो सैनिक करेंगे इसमें वो काम भी श्रमिक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लगभग सारा का सारा काम हनी बी में तो श्रमिक ही करते थे, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें श्रमिक का भी बंटवारा कर दिया गया है। इसीलिए जो खाली श्रमिक होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उन पर ज्यादा काम नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण करते हैं, जनरली बिल का निर्माण करेंगे, और ज्यादा काम इनका श्रमिक का नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करें सैनिक की, तो सैनिक को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक होता है आपके मैंडिबुलेट सोल्जर। मैंडिबुलेट सोल्जर मतलब जिनमें मैंडिबल उपस्थित होते हैं, जबड़े उपस्थित होंगे। ठीक है, और एक होते हैं आपके तुंड सैनिक, मतलब नॉस्ट क्या बोलते हैं, सोल्जर। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए वर्कर तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, लेकिन जब हम बात करें क्लास सोल्जर की, तो सैनिक का काम क्या होता है, सैनिक का जनरली एक ही काम होता है, अपनी बिल की रक्षा करना, अपने कॉलोनी के सभी जातियों का रक्षा करना, रक्षण करना। हाँ कुछ बोल रहे थे तो हाथ के ऊपर अच्छा, मुझे लगा शायद बच्चे ने कुछ लिखकर भेजा है। हाँ भाई, तो यहाँ हम बात कर रहे थे आपके मैंडिबुलेट की। ठीक है, मैंडिबुलेट सोल्जर जो होते हैं, चिबुकी सैनिक जो हैं, इनमें एक्चुअली मैंडिबल उपस्थित होते हैं, जिनका उपयोग किसमें करते हैं, हमेशा लड़ाई के दौरान करते हैं। इनके सैनिक लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, जिसमें लड़ाई के दौरान ये अपने मैंडिबल्स का यूज करते हैं, ये काट लेते हैं अपने शत्रुओं को। ठीक है, वहीं एक होते हैं तुंड सैनिक। तुंड सैनिक मतलब ये भी लड़ाई में थोड़े से क्षमता रखते हैं, लड़ाई तो ये भी कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई के लिए इनमें
क्या अनुपस्थित होती है इनमें? चिबुक, मैंडिबल नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें क्या चीज पाया जाता है? चिबुक के आगे की तरफ एक नॉस्ट पाया जाता है, तुंड पाया जाता है, जिसका उपयोग ये अपनी रक्षा के लिए, अपने कास्ट की रक्षा के लिए किया करता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। लीनियर डायग्राम ज्यादा क्लियर हुआ ना? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग। गुड गुड। अब हम बात कर लेते हैं जरा दीमक में जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, जब हम बात करें क्लास जीवन चक्र के बारे में, मतलब लाइफ साइकिल के बारे में, तो इसमें सबसे पहले जो रॉयल कपल होंगे, मतलब राजा और रानी, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कामद उड़ान भरेंगे। ठीक है, कामद उड़ान भरने के बाद इनके जो पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रानी होती है, ठीक है, वो लौटकर अपने कहाँ आ जाएगी? घोंसला कहे चाहे बिल कहे, ठीक है, वहां आ जाएगी। मैं डायरेक्ट इसको घर लिख देती हूँ। ठीक है, अपने नेस्ट में आ जाएगी। ये नेस्टलिंग की फॉर्म होती है इसमें एक्चुअली। लेकिन ये रानी जो होती है, आने के बाद ये रानी अचल हो जाती है। कैसी हो जाती है? अचल हो जाया करती है, मतलब अब ये चलने की क्षमता खो चुकी होती है। ठीक है, इसका शरीर जो है वो कैसा हो जाता है? इसका शरीर थोड़ा सा आकार में बढ़ जाता है। ठीक है, आकार में बढ़ जाता है। उसके बाद में ये क्या करते हैं? अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया करेंगे, मतलब अंडे देने की ये प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये अंडे देने की प्रक्रिया करेंगे, बल्कि अपने बिल से संबंधित और भी जो काम होते हैं वो सभी काम ये रॉयल कपल ही करते हैं, कल भी बताया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनमें पहली पीढ़ी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी परिपक्व, मतलब वयस्क हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये रॉयल कपल जो है, ये रॉयल कपल सारे काम छोड़ देते हैं, सिर्फ एक काम रहता है, वो होता है अंडोत्सर्जन का। ठीक है, ये रॉयल कपल सिर्फ एक ही काम करते हैं, फिर अंडोत्सर्जन का। ठीक है, बाकी के सारे काम कौन करते हैं? पहली पीढ़ी के श्रमिक व सैनिक। जी, अरे यार मैं फंस गई किसी में। हाँ जी, अच्छा बेटा समझिएगा, कामद उड़ान का मतलब होता है ये हवा में उड़ते हैं। ठीक है, और कामद उड़ान को इंग्लिश में हमने कल ही बताया था, न्यूट्रल फ्लाइट बोलते हैं इसे। कामद उड़ान का मतलब होता है जब ये हवा में मैथुन की प्रक्रिया करे, कॉपुलेशन की प्रोसेस करे। ठीक है, तो जब हवा में कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तब हम उस टर्म को बोलते हैं कामद उड़ान। ठीक है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी बाद में। ठीक है, मैथुन की प्रक्रिया होती है। अब क्लियर है बेटा? समझ में आ गया ना विपिन? गुड। हाँ भाई, आगे बात कर लेते हैं फिर हम। ठीक है, उसके बाद में अब सारे काम कौन करते हैं? पहली पीढ़ी के श्रमिक व सैनिक किया करते हैं। रॉयल कपल क्या करेंगे? सिर्फ अंडोत्सर्जन का काम करेंगे, और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये फिर अंडे में से क्या निकलते हैं? अर्भक, मतलब निम्फ, निम्फ से वयस्क। ठीक है, और वयस्क फिर से अपने क्या काम करते हैं? आपके अंडोत्सर्जन का काम करेंगे। ठीक है, या फिर अपनी अलग कॉलोनी बसाएंगे। ठीक, ये तो बात रही इसके जीवन चक्र की। वहीं आप लोग जानते हैं, समझ में आया होगा होप सो? गुड।
वहीं आप लोग जानते हैं जो दीमक होती है ये क्या खाती है? पोषण के तौर पर क्या खाती है? लकड़ी खाती है। लकड़ी मतलब कहने की बात ये है कि ये पोषण के तौर पर सेल्यूलोज खाती है। ठीक है, लकड़ी में क्या मौजूद होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेल्यूलोज लिख दूं। ठीक है, सेल्यूलोज खाती है ये। पहले माना जाता था, जो अभी फाइनल ईयर की बुक में अभी भी यही लिखा आ रहा है कि सेल्यूलोज जो है वो दीमक के शरीर में पहुंच रहा है लकड़ी के जरिए। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलोज का जो पाचन है, ठीक है, सेल्यूलोज का जो पाचन है वो ये माना जाता था कि इस दीमक के शरीर में एक प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, जो इस सेल्यूलोज का पाचन करता है। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि ये जो है प्रोटोजोआ, ठीक है, ये प्रोटोजोआ दीमक की आंत के पास मौजूद होता है, जो क्या काम करता है? इस सेल्यूलोज का पाचन करता है। ठीक है, लेकिन अब कहा जाता है कि ये गलत है। सिर्फ पाचन ये प्रोटोजोआ नहीं करता है, बल्कि इस प्रोटोजोआ पर मौजूद एक जीवाणु होता है। ठीक है, इस प्रोटोजोआ के शरीर पर भी एक जीवाणु उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइरोकीट। ठीक है, बैक्टीरिया स्पाइरोकीट जो होता है वो इसका पाचन करता है। ठीक है, ये जो जीवाणु उपस्थित होता है ना स्पाइरोकीट, वो इस सेल्यूलोज का पाचन करता है। समझ में आया? देखिए क्लास, एक बार फिर समझिएगा। पहले क्या मान के चलते थे कि आप लोग जानते हैं दीमक क्या खाती है? लकड़ी खाती है। लकड़ी मतलब उसको लकड़ी से मतलब नहीं, उसको सेल्यूलोज से मतलब है। ठीक है ना, उसको एनर्जी के लिए सेल्यूलोज की जरूरत होती है। लेकिन सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है? तो सेल्यूलोज का पाचन पहले ये मानते थे कि उसका पाचन पहले ये प्रोटोजोआ करता था। ठीक है, लेकिन अब ये कहते हैं कि प्रोटोजोआ नहीं करता है सेल्यूलोज का पाचन, बल्कि इस प्रोटोजोआ के शरीर के ऊपर एक जीवाणु उपस्थित होता है स्पाइरोकीट। ठीक है, वो इस सेल्यूलोज का पाचन करता है। ठीक है भाई, सेल्यूलोज का पाचन होना तो जरूरी है ना, दीमक खा रही है उसको तो, है ना, तो उसका पाचन कौन कर रहा है? ये जीवाणु करता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर? तो इसकी सामाजिक संगठन समझ में आया क्लास? ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में, तो मैंने वहां आपको एक टर्म बताया था, फेरोमोन। फेरोमोन का स्त्रावन बताया था ना, क्वीन सब्सटेंस बोलते थे, है ना। तो क्वीन सब्सटेंस का फेरोमोन, वो क्यों करती थी फेरोमोन का स्त्रावन? अपनी कॉलोनी के सभी जातियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, है ना। तो सिमिलरली इसी प्रकार का फेरोमोन जो है वो दीमक भी करती है, अपनी कॉलोनी के सभी जितनी भी जातियां उपस्थित होती है उन सब पर अपना नियंत्रण रखने के लिए। फेरोमोन तो जनरली सभी जंतुओं में उपस्थित होता है, इवन हम लोगों में भी उपस्थित होता है फेरोमोन। ठीक है, चाहे वो पसीने के रूप में हो, चाहे वो किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस, बदबू, आप कुछ भी मान के चले। ठीक है, तो वो आपको क्या टर्म देते हैं? हम उसको फेरोमोन। ठीक है, कुत्ते में, बिल्ली में, जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं उन सब में फेरोमोन का सिक्रेशन तो होता ही होता है। ठीक है, सिर्फ उनकी जगह बदल जाती है। किसी के तो पूंछ के नीचे उपस्थित होता है, तो किसी की आंख के कॉर्नर से, किसी की नाक और आंख के बीच में होता है। ये इस प्रकार की ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, फेरोमोनल ग्लैंड बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, तो ग्रंथियां उपस्थित, एग्जैक्टली है ना। और कस्तूरी मृग के बाद सभी जानते हैं, उसका फेरोमोन तो बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे फेरोमोन का मतलब हो जाता है एक सुगंधित चीज है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करें? अपने किसी दूसरे साथी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये दीमक आज। ठीक, तो चलिए आज से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम।
क्या हुआ? ठीक है, हाँ भाई, आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है क्रस्टेशिया लार्वा। ठीक है, ये पहली बात क्लास की क्रस्टेशिया लार्वा जो होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके जितने भी लार्वा आएंगे 7-8, ठीक है, वो सभी लार्वा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सभी के बारे में स्टडी करना है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके डायग्राम याद रखिएगा, ठीक है, बाकी लिखने का तो उसमें इतना कुछ होता नहीं है। डायग्राम याद है अगर आपको, तो बाकी आप लोग अपने आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज नॉप्लियस लार्वा। पहली बात तो ये क्लास कि क्रस्टेशिया लार्वा की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्टेशिया किस में आता है? क्रस्टेशिया किस में आता है सेकंड ईयर? क्रस्टेशिया आता है आपका संघ ऑर्थ्रोपोडा में। कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए, जब हम बात करें आपके क्रस्टेशिया के बारे में तो क्रस्टेशिया किस में आता है? संघ ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा में वर्ग होता है क्रस्टेशिया। जैसे हम लोग अब तक क्या पढ़ते आए हैं? वर्ग इंसेक्टा के बारे में, है ना। तो इंसेक्टा में हम क्या मान के चलते थे? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये एक क्या है? आपका एक वर्ग है जिसे हम बोलते हैं क्रस्टेशिया। तो हर एक क्रस्टेशिया का जो जंतु होता है वो जंतु डायरेक्ट परिपक्व अवस्था में तो बदलता नहीं है ना। पहले अंडे में से क्या निकलते हैं आपके? आप जानते हैं ऑर्थ्रोपोडा में आपका अप्रत्यक्ष परिवर्धन हुआ करता है ना। अप्रत्यक्ष परिवर्धन से मतलब है कि उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, लार्वा अवस्था, अब वो कितनी प्रकार की लार्वा अवस्था होती है हमारे उसमें, तो भाई देखा जाए ऑर्थ्रोपोडा में बहुत बड़ा अपने आप में संघ है ऑर्थ्रोपोडा, है ना। जीव जंतु जगत में सबसे बड़ी क्लास जो मानी गई है वो क्या? मैंने क्लास की बात की है, क्लास इंसेक्टा होती है सबसे बड़ी क्लास। वहीं जब हम संघ की बात करें तो सबसे बड़ी ऑर्थ्रोपोडा होती है। ठीक है, तो आप लोग जब हम बात कर रहे हैं क्लास की, क्लास मतलब इंसेक्टा सबसे बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फाइलम भी सबसे बड़ा ऑर्थ्रोपोडा ही होगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें जो वर्ग है क्रस्टेशिया वर्ग, ठीक है, अब उनमें अंडे में से निकलता है लार्वा। अब ये लार्वा जो है हर जंतु में जरूरी नहीं है कि नॉप्लियस लार्वा ही हो। ठीक है, किसी में नॉप्लियस, किसी में मेटानॉप्लियस, किसी में साइक्लोप्सिस, और भी आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो हर एक जंतु में अलग अलग लार्वा अवस्था पाई जाती है, और किसी किसी में तो 2 लार्वा अवस्था मिल जाती है। कि जैसे किसी के जंतु में कैसे मिलेंगे? अंडे में से नॉप्लियस लार्वा, नॉप्लियस लार्वा में से मेटानॉप्लियस लार्वा, उसके बाद तब फिर प्यूपा में बदलेगा, उसके बाद तब फिर वेस में बदलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लार्वा अवस्था में थोड़ी चेंज होती है। कहते हैं इन स्टार लार्वा में, एक स्टार से दूसरे स्टार में जब ये कन्वर्ट होता है, मोल्टिंग की प्रोसेस होती है इसमें जब। ठीक है, तो इसमें ये भी थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं क्लास। अच्छा, सेकेंड ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।